जय हिंद दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपका टॉपिक वॉइड और वॉइडेबल मैरिज, जो कि आपका दिया है सेक्शन 11 में आपका दिया है वॉइड मैरिज और सेक्शन 12 में आपका दिया है वॉइडेबल मैरिज की। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बिना किसी देरी के आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। और उससे पहले एक चीज़ बता दूं, यहाँ मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूँगा पॉइंटर में, यानी कि पॉइंटर में समझाऊंगा। अगर आपको डिस्क्रिप्टिव नोट चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप करने लगा है, वहाँ पे आप लोग ऐड होइए, वहीं से आपको नोट्स मिलेंगे। तो बिना किसी देरी के आइए स्टार्ट करते हैं टॉपिक। तो सेक्शन 11 और 12 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट, सेक्शन 11 बात करता है वॉइड मैरिज की एंड 12 बात करता है वॉइडेबल मैरिज की, है ना। वॉइड मैरिज वो मैरिज होती है जिनका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं होता है फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, विच आर नॉट इन्फोर्सिएबल बाय लॉ। अगर दो लोगों की शादी हुई है ऑन द नेचर ऑफ वॉइड मैरिज, मतलब दे डोंट होल्ड अ स्टेटस ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ, उनका स्टेटस हस्बैंड और वाइफ का रहेगा ही नहीं। और वॉइडेबल मैरिज कौन से होते हैं? जो एक पार्टी की इच्छा पे डिपेंड करता है, मतलब एक पार्टी चाहे तो उस मैरिज को वॉइड डिक्लेयर करवा सकती हैं। तो अब बात करते हैं अपने टॉपिक पे कि किन किन केसेस में शादी वॉइड हो जाती है अंडर सेक्शन 11 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट। द फॉलोइंग मैरिजेस विल बी वॉइड। पहला है इन द केस ऑफ बाइगेमी। अगर आप बाइगेमी यानी दो शादी करते हो तो आपकी मैरिज हो जाएगी वॉइड, है ना। फिर सेकंड है व्हेन मैरी विद इन द प्रोहिबिटेड डिग्री रिलेशनशिप। अगर प्रोहिबिटेड डिग्री में आप शादी कर रहे हो या फिर सापिंडा रिलेशनशिप में आप शादी कर रहे हो तो नेचर ऑफ मैरिज वॉइड हो जाएगा। और यही चीज़ दी हुई है सेक्शन 5 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट। एक बार रीड कर लो आप। सेक्शन 11 में क्या लिखा है? एनी मैरिज सोलेमनाइज्ड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट शैल बी नल एंड वॉइड एंड मे on a petition presented by either party thereto against the other party be so declared by a decree of nullity if it contravenes any one of the conditions specified in clauses 1, 4 and 5 of section 5। सेक्शन 5 का क्लॉज 1, 4 and 5 पढ़ लो, वही है जो मैंने अभी आपको 3 पॉइंट बताए, है ना। एक बार आप रीड कर लो, मैंने डिटेल्ड में समझा रखा है लास्ट वीडियो में, लिंक डिस्क्रिप्शन में, एक बार चेक कर लो, ठीक है। सेक्शन 11 में एक चीज़ और लिखी है, अगर शादी हो जाती है, यहाँ एक टर्म लिखा है कॉन्ट्रवीन्स। इसका मतलब अगर आप वॉइड मैरिज का उल्लंघन और इसके अगेंस्ट शादी करते हैं तो इस केस में क्या करना पड़ेगा? अपने आप शादी वॉइड नहीं होगी, मत समझिएगा। इसमें लिखा है जो आइदर पार्टी है उनको कोर्ट जाना पड़ेगा, वहां पे एक डिग्री निकलवानी पड़ेगी नलिटी की, नलिटी ऑफ मैरिज। नलिटी ऑफ मैरिज का मतलब क्या है? शादी को खारिज करवाना। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक्स नाम का एक आदमी था जो कि हिंदू था, इसकी वाइफ थी वाई, है ना। एक्स ने क्या करा? अपनी वाइफ के जिंदा रहते जेड से शादी कर ली, यानी सेकंड मैरिज कर ली। ये शादी तो वॉइड है ना, लेकिन शादी को वॉइड डिक्लेयर कौन कर सकता है? आइदर पार्टी ऑफ द मैरिज। सेकंड मैरिज को वॉइड डिक्लेयर करवा सकती है, यानी नलिटी ऑफ मैरिज, यानी शादी को खारिज करवाना। जो फर्स्ट वाइफ होगी वो बाइगेमी का केस फाइल कर देगी कि चलो बेटा ले चलो। आई थिंक आपको सेक्शन 11 वॉइड मैरिज क्लियर हो गया होगा। तो अभी तक हम लोगों ने वॉइड मैरिज की मीनिंग, वॉइड मैरिज की मीनिंग और कौन कौन से मैरिज वॉइड हैं डिस्कस कर लिया है। तो कमिंग टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ मैरिज, दैट इज सेक्शन 12 वॉइडेबल मैरिज। सेक्शन 12 टॉक्स अबाउट वॉइडेबल मैरिज। सेक्शन 12 का बात करता है एनी मैरिज सोलेमनाइज्ड वेदर बिफोर और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट शैल बी वॉइडेबल and may be annulled by decree of nullity on any of the following grounds namely। तो अब यहाँ ग्राउंड्स बताए गए हैं कि किन किन ग्राउंड्स पे शादी नल एंड वॉइड डिक्लेयर कराई जा सकती है, जिनका नेचर क्या है? वॉइडेबल। वॉइडेबल का मतलब है कि कोई एक पार्टी कोर्ट में जाकर वॉइड करा सकती है। तो पहला पॉइंट क्या है? दैट द मैरिज हैज नॉट बीन कंज्यूमेटेड ओइंग टू द इम्पोर्टेंस ऑफ द रिस्पोंडेंट। इसका मतलब जो आइदर पार्टी ऑफ द मैरिज है उसके बीच में किसी भी तरह का सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं हो, है ना। देखो, कंज्यूमेशन ऑफ मैरिज का सिंपल सा मतलब होता है, जहाँ पे ये वर्ड दिखे तो समझ जाओ मैरिटल रिलेशन नहीं होता है ना, कपल के बीच में। उस कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं, हस्बैंड और वाइफ के बीच में किसी यानी कोई भी तरीके का सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं हुआ है, यानी कि प्रॉपर मैरिटल रिलेशन इस्टेब्लिश नहीं हुआ है। और कारण क्या है? रीजन क्या है? इंपोर्टेंस ऑफ रिस्पोंडेंट, है ना। सेकेंड पॉइंट, दैट द मैरिज इज इन कॉन्ट्रवेंशन ऑफ द कंडीशन स्पेसिफाइड इन क्लॉज 2 ऑफ सेक्शन 5। सेक्शन 5 सब क्लॉज 2 क्या बात कर रहा है? अनसाउंडनेस ऑफ माइंड की बात कर रहा है। अगर हस्बैंड और वाइफ अनसाउंड माइंड के हैं एट द टाइम ऑफ मैरिज तो शादी क्या हो जाएगी? वॉइडेबल। सेक्शन 5 सब क्लॉज 2 पढ़ लो, आपको समझ आ जाएगा। और मैंने पढ़ा रखा है, जो सेक्शन 5 का जो वीडियो है वहाँ बता रखा है। कमिंग टू द थर्ड पॉइंट, अगर किसी का कंसेंट फ्रॉड के थ्रू ली गई है, आप याद करो मैंने आपको बताया था पकड़ाऊ विवाह जो बिहार में होता है, मैंने आपको बताया था। इसमें जबरदस्ती शादी करवाई जा रही है और कंसेंट कोर्जियन यानी धमका के ली जा रही है। तो इस कंटेक्स्ट में शादी क्या होगी? वॉइडेबल, है ना। दैट द कंसेंट ऑफ द पिटिशनर और वेयर द कंसेंट ऑफ द गार्जियन ऑफ इन द मैरिज ऑफ द पिटिशनर द कंसेंट ऑफ सच गार्जियन वाज ऑब्टेन्ड बाय फोर्स ऑफ फ्रॉड। फोर्स यहाँ डिनोट कर रहा है कोर्जियन, है ना। मान लेते हैं लड़की के फादर को डरा धमका कर कहा जाए कि चुपचाप से कन्यादान कर दो, या फिर और बाय फ्रॉड
एज टू द नेचर ऑफ द सेरेमनी और एज टू एनी मटेरियल फैक्ट और सर्कमस्टांसेस कंसर्निंग द रिस्पोंडेंट। एक तो कंसेंट फोर्स से हुआ है, मारपीट करके किडनैप कर लिया और शादी कर लिया। यहाँ पे ये बोला जा रहा है, देखो पिटिशनर लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। अगर आपने पिटिशनर की कंसेंट फोर्स से ली है या तो आपने फ्रॉड कमिट किया है। फ्रॉड कैसा? आपने कोई बात छिपा ली है ना। फॉर एग्जाम्पल, लड़का पहले से शादीशुदा था और आपने नहीं बताया कि वो शादीशुदा है, तो शादी क्या हो जाएगी? वॉइडेबल। उस लड़की के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो शादी को कोर्ट से नल एंड वॉइड करवा सकती है ना। मैं डी पॉइंट को अभी स्किप कर रहा हूँ, इसको अभी पढ़ाएंगे लास्ट में। सीधा हम 2 नंबर वाले पॉइंट पढ़ेंगे, यानी सेक्शन 12 सब क्लॉज 2, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दी सब सेक्शन 1, नो पिटिशन फॉर एनुअलिंग अ मैरिज ऑन द ग्राउंड स्पेसिफाइड इन क्लॉज सी ऑफ सब सेक्शन 1 शैल बी एंटरटेन्ड। आप लोग डायरेक्ट में नो पिटिशन से लेकर मैरिज तक हाईलाइट कर लो। सब सेक्शन 1 बात करता है फ्रॉड एंड फोर्स के एक्सेप्शन की, है ना। जैसे चार्ट बना है ऐसे ही आपको एग्जाम में चार्ट को बनाना है। बाकी रीडिंग आप करो बैरेक्ट से, कोई दिक्कत नहीं है, बट बैरेक्ट में जो लैंग्वेज है बहुत डिफिकल्ट लिखी है, इसीलिए मैंने बनाया चार्ट। तो चार्ट को आप ऐसे ही देख के याद कर लो और एग्जाम में ऐसे ही बनाना, ठीक है। ये एक्सेप्शन मैं आपको सिंपल भाषा में बताऊंगा और वैसे ही आपको लिखना है और समझना है, ठीक है। पहला पॉइंट क्या है? द पिटिशन प्रेजेंटेड मोर देन 1 ईयर आफ्टर द फोर्स हैड सीज्ड टू ऑपरेट और एज द केस में बी द फ्रॉड हैड बीन डिस्कवर्ड। सिंपल सी बात है कि एक कपल था एक्स एंड वाई, इनकी शादी फ्रॉड से हुई। बोला गया लड़का IAS ऑफिसर है, लेकिन लड़का निकला गलत। पहले तो लड़की बड़ा परेशान हो गई कि मेरे साथ गलत हुआ, लेकिन 1 साल तक लड़की उसके साथ रह ली। तब तक जब से उसको पता चला तब से 1 साल उसके साथ रह ली, तो वो केस फाइल नहीं कर सकती। तो पहला एक्सेप्शन आप लिख सकते हो, नो पिटिशन कैन बी प्रेजेंटेड आफ्टर द लैप्स ऑफ 1 ईयर फ्रॉम व्हेन फ्रॉड और फोर्स डिस्कवर्ड। यानी कि जो पकड़ा हुआ होता है, अगर लड़का या लड़की 1 साल तक रह लेते हैं, उनको पता है शादी फ्रॉड से हुई है और पता होने के बाद से 1 साल तक साथ रह लेते हैं, तो 1 साल के बाद वो शादी के खिलाफ केस फाइल नहीं कर सकते हैं। अब वो शादी हो जाएगी वैलिड, है ना। अगर मैं और सिंपल बताऊं तो अगर आपकी शादी करने की कंसेंट फ्रॉड से या फोर्स के थ्रू ली गई है, तो आपको 1 साल के अंदर जब वो बात आपको पता चले, शादी के 1 साल के अंदर नहीं, 1 साल के बाद जब आपको ये पता चले कि मेरी कंसेंट फ्रॉड से या फोर्स से ली गई है। मान लो आपकी शादी हुई 22 जुलाई 2024 को और आप सोचोगे कि नेक्स्ट 22 जुलाई तक ही आप केस फाइल कर सकते हो, तो ऐसा नहीं है। मान लो आपको पता ही चल रहा है अगले 22 जुलाई 2025 को, तो आपको लगेगा अब केस फाइल नहीं कर सकते हैं, तो बात समझो, केस फाइल कर सकते हैं। मैंने पीछे यही कहा कि जिस दिन आपको पता चले कि मेरे साथ धोखा हुआ है, तो उस दिन से 1 साल के अंदर ही आप केस कर सकते हैं। जैसे जो मैंने ये एग्जांपल दिया, इस केस में आपकी शादी हुई 22 जुलाई 2024 को, पर आपको पता ही चला अगले 22 जुलाई को, है ना। तो 22 जुलाई 2025 से 22 जुलाई 2026 के बीच में ही आप केस फाइल कर सकते हो। अगर नहीं किया तो शादी वैलिड हो जाएगी। तो ये था पहला एक्सेप्शन। आई होप अब आपको समझ में आया होगा। सेकंड एक्सेप्शन है, द पिटिशनर हैज विद हिज और हर कंसेंट लिव्ड विद द अदर पार्टी टू द मैरिज as husband or wife after the force had ceased to operate or as the case may be the fraud had been discovered। सिंपल सी बात है, आपके साथ जोर जबरदस्ती हुई शादी करने के लिए और धोखा हुआ और आप चुपचाप से पूरी कंसेंट के साथ उसके साथ आप हस्बैंड एंड वाइफ की तरह रह रहे हैं, तब आप केस फाइल नहीं कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट यही लिखा है मैंने, पिटिशनर विद फुल कंसेंट लिव्स एज हस्बैंड एंड वाइफ सिंस द डिस्कवरी ऑफ फ्रॉड और फोर्स। तो हमने 3 पॉइंट डिस्कस कर लिए और कंसेंट ऑब्टेन्ड बाय फ्रॉड एंड फोर्स के एक्सेप्शन पढ़ दिए। अब जो मैंने पीछे बोला था सेक्शन 12 का डी पार्ट लास्ट में पढ़ेंगे। अब इसका टाइम आ गया है। डी पार्ट क्या कहता है, दैट द रिस्पोंडेंट वाज एट द टाइम ऑफ मैरिज प्रेग्नेंट बाय सम पर्सन अदर देन द पिटिशनर। तो ये फोर्थ ग्राउंड क्या बोलता है, मान लो ए एंड बी हैं, ए हस्बैंड है और बी वाइफ है, इनकी शादी वॉइडेबल तब होगी जिस समय शादी हुई है। मान लो शादी हुई है 1 जनवरी 2024 को और जो वाइफ की प्रेगनेंसी थी वो ए की नहीं थी, किसी और की थी, मतलब बी का पहले से कोई अफेयर था, तो उस केस में शादी क्या है, वॉइडेबल है। इस 12 क्लॉज डी के कुछ एक्सेप्शन हैं जो दे रखे हैं 2 क्लॉज बी में, ऑन द ग्राउंड स्पेसिफाइड इन क्लॉज डी ऑफ सब सेक्शन 1। अब यहाँ से अंडरलाइन करो अपने बैरेक्ट में, शैल बी एंटरटेन्ड अनलेस द कोर्ट इज सेटिस्फाइड। अगर आपको प्रेगनेंसी वाले पॉइंट पे डिवोर्स चाहिए, आप शादी को वॉइड डिक्लेयर कराना चाहते हैं, तो कोर्ट में आपको ये पॉइंट प्रूफ करने पड़ेंगे। पहला पॉइंट है दैट द पिटिशनर
was at the time of marriage ignorant of the fact alleged। अगर आप ये बोलते हैं कि शादी के टाइम पे आपकी वाइफ प्रेग्नेंट थी तो आपको ये बात प्रूफ करनी पड़ेगी कि उस टाइम पे आपको ये बात नहीं पता थी, है ना। तो शॉर्ट में आप फर्स्ट पॉइंट लिख सकते हो इग्नोरेंट ऑफ द फैक्ट एट द टाइम ऑफ मैरिज। फिर एक्सप्लेन करो अपने वर्ड्स में। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि शॉर्ट में जो बताऊं वो लिख लिया करो, है ना, या अंडरलाइन कर लिया करो, वरना बाद में समझ नहीं पाओगे, क्योंकि आप देख ही रहे हो कि डायरेक्ट में कितनी डिफिकल्ट लैंग्वेज है ना। कमिंग टू दी सेकंड पॉइंट, दैट प्रोसीडिंग हैव बीन इंस्टीट्यूटेड इन द केस ऑफ मैरिज सोलेमनाइज्ड बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट विदिन 1 year ऑफ सच कमेंसमेंट एंड इन द केस ऑफ मैरिजेज सोलेमनाइज्ड आफ्टर सच कमेंसमेंट विदिन 1 year फ्रॉम द डेट ऑफ द मैरिज। अगेन आप केस कब कर सकते हैं? विदिन 1 year ऑफ मैरिज यू कैन फाइल द केस, है ना। अब जो थर्ड पॉइंट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 2 पॉइंट क्लियर हो गया, पहले में आपको पता ही नहीं था, दूसरा इजी है कि केस फाइल कब कर सकते हैं, वही विदिन 1 year ऑफ मैरिज यू कैन फाइल द केस। तीसरा पॉइंट क्या बोल रहा है? दैट मैरिटल इंटरकोर्स विद कंसेंट ऑफ द पिटिशनर हैज नॉट टेकन प्लेस सिंस द डिस्कवरी बाय द पिटिशनर ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ द सेड ग्राउंड। इस पॉइंट का सिंपल मतलब है कि जब से आपको पता चला, जिस दिन से आपको पता चला कि आपकी वाइफ वाज प्रेग्नेंट एट द टाइम ऑफ मैरिज विद सम अदर पर्सन, एक तो आपको 1 साल के अंदर केस करना है। दूसरा पॉइंट यह है आपको उसके साथ कोई मैरिटल या सेक्सुअल रिलेशन इस्टेब्लिश नहीं हुआ है, यानी आपका उसके साथ मैरिटल और सेक्सुअल रिलेशन इस्टेब्लिश नहीं हुआ हो। सिंपल सी बात है, जिस दिन से आपको पता चला उसके बाद से आपका और उनका कोई रिलेशन इस्टेब्लिश नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे चाइल्ड को लेकर क्वेश्चन मार्क उठेगा कि हु इज़ द एक्चुअल फादर ऑफ द चाइल्ड। क्योंकि मैंने आपको एक चीज़ स्टार्टिंग में बताया था, आई थिंक इंट्रो वीडियो में, कि अगर चाइल्ड का बर्थ शादी के अगले दिन भी हो रहा है ना, तो चाइल्ड माना जाएगा कि हस्बैंड का है। उसका एक्सेप्शन है कि आप प्रूफ करो कि आपका और आपकी वाइफ का आमना सामना नहीं हुआ है, तो वो अलग चीज़ है ना। तो प्रेगनेंसी के केस में भी शादी वॉइडेबल है। बेसिकली आपको सिंपल याद रखना है कि पहला पॉइंट क्या कहता है कि पिटिशनर को ये प्रूफ करना पड़ेगा कि उसको पता नहीं था, दूसरा 1 साल के अंदर केस करना पड़ेगा, और तीसरा पॉइंट अभी मैंने आपको बताया। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो अब तक हमने ये सारे पॉइंट डिस्कस कर लिया। देखो, वैलिड मैरिज में कोई दिक्कत नहीं है ना। मैंने आपको एक कंसेप्ट पढ़ाया था लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट चाइल्ड का, है ना, आई थिंक आपको पता होगा। देखिए, जब हम वाइड और वाइडेबल मैरिज की बात करते हैं तो शादी तो हुई है, उस केस में बच्चे की लेजिटिमेसी क्या होगा? बात ये है, मेरा कहने का मतलब ये है, शादी चाहे वाइड मैरिज से हो चाहे वाइडेबल मैरिज से हो, अब शादी हो गई है तो बच्चे तो होंगे, जाहिर सी बात है, बट उस बच्चे की लेजिटिमेसी का क्या होगा? वो कैसे, मतलब क्या कॉन्सेप्ट है इसका? आपको क्या लगता है? अगर वॉइड मैरिज हुई है, यानी किसी ने बाइगेमी कमिट किया है, एक आदमी था, उसने 3 साल तक ये छिपा रखा कि उसने दूसरी शादी कर ली है। जनरली 3 साल में बच्चा हो जाता है। जब जो बच्चा सेकंड मैरिज से पैदा हुआ है वो क्या होगा? लेजिटिमेट चाइल्ड होगा या इलेजिटिमेट चाइल्ड होगा? ये मेरा पहला क्वेश्चन था। अब मेरा सेकंड क्वेश्चन है कि वॉइडेबल मैरिज के अंदर चाइल्ड का नेचर क्या होगा, लेजिटिमेट या इलेजिटिमेट? ये चीज़ लिख लो कहीं पे। सेक्शन 16 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट डील्स विद द लेजिटिमेसी ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ वॉइड एंड वॉइडेबल मैरिज। अब सिंपल सी बात है, चाहे बच्चा वॉइड मैरिज से हुआ हो या वॉइडेबल मैरिज से हुआ हो, बच्चे का स्टेटस लेजिटिमेट ही रहेगा। मैंने क्या बोला? अगर बच्चे का जन्म चाहे वॉइड मैरिज से हुआ हो चाहे वॉइडेबल मैरिज से हुआ हो, बच्चे का जो स्टेटस है वो लेजिटिमेट चिल्ड्रन का ही रहेगा, बिकॉज वो शादी से हुआ है ना। ही इज बोर्न विद इन द वेडलॉक, है ना, ही इज बोर्न विद इन द वेडलॉक। शादी के अंदर वो पैदा हुआ है, ना कि शादी के बाहर, है ना। तो वो शादी के अंदर पैदा हुआ है, तो उसमें उस बच्चे की कोई गलती नहीं है। पेरेंट्स भले ही बाइगेमी कमिट करें, बच्चे थोड़ी बाइगेमी कमिट कर रहे थे। अब बताइए, बच्चे की इसमें कोई गलती है क्या? तो उस केस में चाहे बच्चा वॉइड मैरिज से हुआ हो या वॉइडेबल मैरिज से हुआ हो, बच्चा क्या कहलाएगा? लेजिटिमेट कहलाएगा। तो यहाँ जो लॉ बना है, ये बना है फॉर द बेनिफिशियरी ऑफ द चाइल्ड। लॉ का मतलब क्या है? जस्टिस। सिर्फ माँ बाप की शादी वॉइड या वॉइडेबल होने से तो उसमें बच्चे की कोई गलती है? बच्चे की कोई गलती नहीं मेरे भाई। अब पढ़ते हैं सेक्शन 16 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट। नॉट विद स्टैंडिंग दैट अ मैरिज इज नल एंड वॉइड अंडर सेक्शन 11। नॉट विद स्टैंडिंग का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इस बात के होते हुए भी, इस बात के होने के अलावा, मतलब अगेंस्ट द रूल। तो क्या बोल रहा है? नॉट विद स्टैंडिंग दैट अ मैरिज इज नल एंड वॉइड अंडर सेक्शन 11। एनी चाइल्ड ऑफ सच मैरिज को अंडरलाइन करो, और नल एंड वॉइड को भी करो अंडरलाइन। हु वुड हैव बीन लेजिटिमेट इफ द मैरिज हैड बीन वैलिड शैल बी लेजिटिमेट, इसको करो अंडरलाइन। शैल बी लेजिटिमेट वेदर सच चाइल्ड इज बोर्न बिफोर और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द मैरिज लॉस अमेंडमेंट एक्ट 1976 एंड वेदर और नॉट अ डिग्री ऑफ नलिटी, इसको करो अंडरलाइन। वेदर और नॉट डिग्री ऑफ नलिटी इज ग्रांटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट मैरिज अंडर दिस एक्ट एंड वेदर और नॉट द मैरिज इज हेल्ड टू बी void otherwise than one on a petition
लेजिस्लेशन अंडर दिस एक्ट। तो इतना सारा आपको नहीं याद करना है, सिंपल सा आपको लिखना है कि वॉइड और वॉइडेबल मैरिज के केस में चाइल्ड लेजिटिमेट होता है, और जो मैंने करवाया है आपको अंडरलाइन, ठीक है, उसको याद कर लो, उसको आपको लिखना होगा एग्जाम में, वो की लाइन है। तो सेक्शन 16 का ये पॉइंट क्लियर होगा। अब आते हैं सेक्शन 16 का सेकंड पॉइंट, वेयर अ डिग्री ऑफ मैरिटी इज ग्रांटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ वॉइडेबल मैरिज। अंडरलाइन करो वॉइडेबल मैरिज, फिर से अंडरलाइन करो एनी चाइल्ड बेगोटेन और कंसीव्ड बिफोर द डिग्री इज मेड, यहाँ तक करो अंडरलाइन, हु वुड हैव बीन the legitimate child of the parties to the marriage if at the date of the decree it had been dissolved instead of being annulled shall be deemed to be their legitimate child। अंडरलाइन करो शैल बी डीम्ड टू बी देयर लेजिटिमेट चाइल्ड। इसका मतलब क्या है, ये थोड़ा अलग टाइप का है। मान लीजिए ए एंड बी ने शादी कर ली और इनकी शादी वॉइडेबल है ना। वॉइडेबल का मतलब क्या होता है, एक पार्टी कोर्ट में जाकर वॉइड डिक्लेयर करवा सकती है, वॉइडेबल से ही वॉइड पे लेके आएंगे। मान लीजिए ए ने केस कर दिया इस शादी को वॉइड डिक्लेयर करवाने के लिए, और केस है 1 जनवरी 2022 को, और जो केस का डिसीजन आया वो आया 1 जनवरी 2023 को, मतलब 1 जनवरी 2023 को शादी खत्म हुई। तो कब तक वो बच्चे की कंसीविंग को माना जाएगा। देखो, दो लोगों की वॉइडेबल शादी है, तो मतलब दे कैन हैव मैरिटल रिलेशनशिप जब तक डिसीजन नहीं आता है कोर्ट का। वो चाइल्ड को कब तक लेजिटिमेट चाइल्ड माना जाएगा, जिस दिन तक डिसीजन आया है उस दिन तक। अगर फीमेल कंसीव कर लेती है, बच्चा पैदा होने की बात नहीं कर रहा, पैदा तो 9 महीने बाद होता है ना, अगर वो कंसीव भी कर लेती है कोर्ट का डिसीजन आने के पहले, तो चाइल्ड क्या हो जाएगा, लेजिटिमेट। कोर्ट का जजमेंट आने से पहले, कोर्ट का जजमेंट आने से पहले अगर वो लेडी बच्चे को कंसीव कर लेती है तो बच्चा क्या हो जाएगा, लेजिटिमेट। तो चाहे वॉइडेबल मैरिज हो चाहे वाइड मैरिज हो, दोनों केस में बच्चा क्या होगा, लेजिटिमेट। अब जो थर्ड पॉइंट है सेक्शन 16 का, वो बात करता है कि प्रॉपर्टी कैसे देंगे। बच्चे को तो आपने लेजिटिमेट बना दिया, तो क्या उसको प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये बात करता है थर्ड पॉइंट। बेसिकली सिंपल लैंग्वेज में समझो, ये सेक्शन बात कर रहा है कि अगर बच्चा वाइड मैरिज का है या वाइडेबल मैरिज का है तो उसको प्रॉपर्टी कौन सी मिलेगी। सबसे पहले आप ये जानो, प्रॉपर्टी 2 तरह की होती हैं। एक है एंसेस्टर्स प्रॉपर्टी, मतलब खानदानी प्रॉपर्टी जो आपके एंसेस्टर्स से चली आ रही है, यानी आपके पापा के पापा के पापा ने खरीदी होगी और वो प्रॉपर्टी जनरेशन टू जनरेशन चली आ रही है, ये तो हो गई एंसेस्टर्स प्रॉपर्टी। और दूसरी प्रॉपर्टी होती है सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी। इसका मतलब जो आपके पिताजी ने स्वयं खरीदी है, जैसे आपके पापा ने कहीं सिटी में घर बनवाया हो, फ्लैट लिया हो, तो ये हो गई आपके पापा की सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी। तो ऐसा बच्चा जो वाइड मैरिज से हुआ हो या वाइडेबल मैरिज से हुआ हो, तो उस बच्चे का हक सिर्फ अपने फादर के प्रॉपर्टी पे होगा। वाइड मैरिज और वाइडेबल मैरिज से पैदा होने वाले बच्चे का हक सिर्फ सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी पे होगा, एंसेस्टर्स प्रॉपर्टी पे उसका हक नहीं होगा, ये चीज ध्यान रखना। तो थर्ड पॉइंट में आप ये लिख सकते हो कि एनी चाइल्ड बॉर्न आउट ऑफ वाइड और वाइडेबल मैरिज हैव द राइट ओनली इन द सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी ऑफ द पेरेंट्स एंड नॉट द एंसेस्टर्स प्रॉपर्टी। So completed the concept of wide or wideable marriage.